Welcome to my all viewers in my channel Soul, a School of Legal Essence। इस सीरीज का मेरा ये दूसरा वीडियो है और जिस तरह से आप सब लोगों ने मेरे पहले वीडियो को लाइक किया है उससे मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ और इसी का कारण जो है मैंने ये दूसरा वीडियो इतना जल्दी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इसके लिए मुझे कुछ कमेंट्स भी बताए हैं और ताकि मैं इस चीज़ों को और इसको जो भी कमी रह गई है उसको मैं ठीक कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो जो ये हमारा चैनल है स्कूल ऑफ लीगल एसेंस, मैंने सोचा कि इसके स्टार्ट सेकंड वीडियो को मैं करूं आपके कमेंट सेक्शन के साथ। तो दोस्तों जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स भेजे हैं उनमें से कई सारे कमेंट्स को हमने स्क्रूटनाइज किया है और उन कमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के बाद जो है हमने जो पहला कमेंट लिया है वो है कि कुछ मेरे दोस्तों ने ये कहा था कि पूछा था हमसे कि क्या एक समय में एक बार में एट ए टाइम हम 2 बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर हो सकते हैं या नहीं। दोस्तों इसका जवाब बहुत सीधा है कि आप एक बार में 2 बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबरशिप नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है उसके सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 में ये प्रोविज़न है, सॉरी दोस्तों सेक्शन 14 नहीं सेक्शन 17 है, वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 में ये प्रोविज़न है कि कोई भी आदमी एक बार में 2 बार काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबरशिप नहीं ले सकता। रीज़न है दोस्तों कि एक आदमी की मल्टीपल पर्सनालिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए जो है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर ज़रूरत भी नहीं है एक आदमी को एक बार एक एट ए टाइम 2 बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबरशिप लेने का, क्योंकि आपको ज़रूरत क्या होती है जब हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट की मेंबरशिप लेते हैं तो हम उसी स्टेट के अंदर बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर में जितने बार एसोसिएशंस हैं उनकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, उनका मेंबरशिप हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस बार काउंसिल ऑफ स्टेट की मेंबरशिप नहीं है उस बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर में जितने बार एसोसिएशन हैं कोर्ट में वहाँ पे आप उसके फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि हाँ यहाँ से हम प्रैक्टिस करके छोड़ करके दूसरे स्टेट शिफ्ट करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। उसका प्रोविज़न है, उसके लिए प्रोविज़न ये दिया गया है कि आप अपने जो है आप इसके लिए एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का प्रोविज़न है, आप अपना मेंबरशिप जो है बार काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरे बार काउंसिल ऑफ स्टेट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। तो उसके लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ये होता है और वहाँ पे उनके रूल्स में एक फॉर्म है फॉर्म सी आप भर करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेंगे। जब वो डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके उस जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आपके एप्लीकेशन पे विचार करती है, उनके यहाँ एक मीटिंग होती है, उसमें जो है वो फिर वहाँ से उसको अप्रूव करके और आपके सारे पेपर्स जो आपके पेरेंटल बार काउंसिल ऑफ स्टेट में है उसको कॉल करती है और फिर उसको आप जिस बार में आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पे उनको भेज देती है। वहाँ पे भेजने के बाद फिर जो है वो आपको कम्युनिकेट करते हैं और आपको जैसे कि उस बार में नए जो इंट्रेंस का जो भी प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ते हैं। हाँ आपको कोई नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वो सारे आपको देने पड़ेंगे जो एक न्यू इंट्रेंस को ज़रूरत है वहाँ पे वो सारे आप उनको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो फ्रेश आपका पूरी फीस जैसे नए इंट्रेंस के लिए होती है उतनी फीस आपसे ली जाती है। वो फीस जब जमा कर देंगे तो फिर उनकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनाइज करके और आपको एक नया एनरोलमेंट नंबर दे देते हैं और इस नए एनरोलमेंट नंबर से आप वहाँ के मेंबर हो जाते हैं और आपका वो पेरेंटल बॉडी का जो मेंबरशिप है वो सस्पेंडेड हो जाता है। आप इसी बार काउंसिल नए बार काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर हैं। इस तरह से आपका ट्रांसफर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन ये था हमारे पास जो आप लोगों ने कमेंट में मुझे दिए थे कि मेरे जो नए इंट्रेंट्स हैं जिन्होंने अभी पास आउट करके रजिस्ट्रेशन लिया है और उन्होंने अभी AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, तो क्या वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद
बिना AIB क्वालिफाई किए हुए एडवोकेसी कर सकते हैं या नहीं? स्पेसिफिक क्वेश्चन ये भी था कि क्या वो लोअर कोर्ट में कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों इसका भी आंसर नहीं में है। आप अगर 2 साल के अंदर AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, आपके पास COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलती है, तो आप जो है किसी भी तरह से आप एडवोकेट नहीं हैं और आप कोई एडवोकेसी किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। दोस्तों अब ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 बार 2 बार 3 बार देने, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी, आपकी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, आप कितनी बार भी इसका आप एग्ज़ाम दे सकते हैं AIB का। और जनरली 70-75% बच्चे तो हर साल पास करते ही करते हैं। अगर ये पास कर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो करते हैं वो अगले साल रिपीट करते हैं। 1 साल में 2 बार होता है। आपके पास अगर 2 साल का पीरियड देखें तो ये 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस 4 बार करने में। और 99% बच्चे 4 बार में तो कम कर ही जाते हैं। फिर भी अगर कई लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है तो हमने सोचा है कि हम इसके जो एग्ज़ाम के प्रोसीजर हैं, जो इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स हैं, या जिस तरह का इसकी तैयारी करनी होती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपको भी बना के दे देंगे। देखते हैं अब जब भी ऐसा होगा तो आपके पास वो एक वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अब कुछ बच्चों ने यही पूछा है मुझे कि आपने लास्ट वीडियो में प्रोसीजर तो बताए थे, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स टोटल होते हैं वो आप मुझे बताया नहीं कि हाँ कि क्या क्या। हाँ दोस्तों, ये सही है कि मैं डॉक्यूमेंट्स का पूरा आपको लिस्ट नहीं दे सका था लास्ट टाइम, तो ये मैंने लिस्ट दे रखी है आपको। ये आपको जो है, आप जब बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपको फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। पहला है आपको 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, और अगर आपने 3 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन किया है, 3 इयर्स डिग्री कोर्स LLB का, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उसके बाद लॉ डिग्री है, प्रोविजनल या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं। अटेंडेंस सर्टिफिकेट है, और जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट में है कि 75% रिक्वायर्ड है। फोटोग्राफ जो होगा वो 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं इसमें, एक आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है और एक जो है थ्रू एडवोकेट होता है, जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आप उसमें एक फॉर्मेट बना होता है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 10 साल के प्रैक्टिशनर हो जो उसी बार में रजिस्टर्ड हो तो वो देते हैं। तो ये फोटोग्राफ भी एक वही अटेस्ट करेंगे। बार काउंसिल की फीस देनी होती है, और इसके बाद आपको एक फॉर्म फिल कर दीजिए। आपने जो है सारे पैसे डिपॉजिट कर दे जो फीस उनकी होती है। फिर वही सिस्टम है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था कि इनरोलमेंट कमेटी होती है, वो सारे को स्क्रूटनाइज करती है, आपको एक दिन मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, और उसके बाद जो है फिर आपको एक इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यही इनरोलमेंट नंबर आपका कंफर्म होता है आफ्टर पासिंग ऑफ AIB एग्जाम, जब आपको COP मिल जाती है। तो दोस्तों एक और चीज़ छूट गई थी, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं, तो जब ट्रांसफ़र लेंगे तो जब आपके जो नए बार काउंसिल जहां आप आ रहे हैं, जब वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने आएंगे, तो आपको जो पेरेंटल बार काउंसिल से जो आपको मिला था वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपको इन ओरिजिनल यहाँ जमा करना होता है। वो आपका इम्पाउंड हो जाता है, वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट को भेज दिया जाता है। ये है सिस्टम दोस्तों। तो दोस्तों अब ये कमेंट सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। अब हम अपने पुराने सीरीज पे वापस लौटते हैं, और अब जहाँ तक आपको याद होगा कि हमारा वो सीरीज था फॉर बडिंग लॉयर्स। फॉर बडिंग लॉयर्स के लिए जो हमने सीरीज तैयार किया था उसका चैप्टर 1 था। आज हम चैप्टर 2 में प्रवेश कर रहे हैं। चैप्टर 2 है दोस्तों, मैं आपको आज अपने जो नए भाई बंधु आ रहे हैं, जो नए बडिंग लॉयर्स आ रहे हैं, इनके लिए अब जब इन्होंने एक बार COP ले लिया तो इनके पास अब वर्क करने के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। तो दोस्तों वर्क करने के लिए एवेन्यूज़ हैं, उसको मैंने आपके लिए आपको ज़्यादा बेटर समझाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। एक है एवेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और एक है एवेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अब दोस्तों हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं आपके लिए, वो प्लेस से शुरू करते हैं। एवेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। एवेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंगली दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, इनसाइड ऑफ द कोर्ट प्रेमाइसेस एंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट प्रेमाइसेस। अब हम एक्चुअली काम जो होता है
एडवोकेट का वो दो जगह होता है, या तो कोर्ट के अंदर होगा या कोर्ट के बाहर होगा। एक्चुअली दोस्तों ये हमने जो आपको ये बेटर समझाने के लिए एक ऐसा कुछ तो कहीं पढ़ाया तो जाता नहीं है, लेकिन मैंने इसको एक आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि जब हम दूसरी एवेन्यूज बेसिस पे भी बात करेंगे तो उसमें भी कई सारी चीज़ें ये ओवरलैपिंग आएगी, इसलिए हम अभी हर चीज़ों को एक आपको जो है नक्सल में ही बताते चलेंगे। लेकिन इस आप देखेंगे मेरे वीडियो में, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं आपके पूरी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जो है एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो पहला है इनसाइड ऑफ द कोर्ट प्रेमाइसेस। अब आपके पास जो है कोर्ट के अंदर में काम करने के लिए क्या क्या एवरेज है। तो जैसा दोस्तों आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेसी करनी होगी। एडवोकेसी क्या है आपके लिए दोस्तों? एडवोकेसी तो वो है जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और किसी न किसी के बिहाफ पे हम केस लड़ते हैं। जहाँ तक केस लड़ने का सवाल है, केस फाइल करना, लड़ना, इसके लिए सिस्टम है कि दोस्तों ऐसा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन वो दूसरे का केस खुद नहीं लड़ सकता है बशर्ते कि वो एक एडवोकेट ना हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे एडवोकेट बने हैं इसके लिए कि दूसरों का केस लड़े। कोई जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, जिसकी भी जो ग्रीवांसेस है, जो अपना ग्रीवांस अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने लिए कोर्ट में आता है, उसके बिहाफ पे आप केस ले लेंगे। तो ये है एडवोकेसी, जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है दोस्तों जुडिशियरी। तो अब कोर्ट में तो दो ही लोग होते हैं, जज होते हैं और वकील होते हैं। तो वकील की बातें मैंने बता दी, अब बात रहा जज का, जुडिशियरी का। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रैक्टिस में पास आउट होकर के आते हैं, AIB का एग्ज़ाम क्लियर करके, या आपको एनरोलमेंट मिल गया है 2 साल के अंदर है, तो सबसे पहले आपको ये पास करने के बाद आपको जब ये जुडिशियरी का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है प्रैक्टिस का टेन्योर नहीं है। आपने बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया, चाहे आपका एनरोलमेंट टेम्पोररी ही क्यों ना हो, आपने AIB पास किया हो ना हो, लेकिन आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। जुडिशरी का आप एग्जाम दे सकते हैं। वो कौन सी जुडिशरी? लोअर जुडिशरी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जो फर्स्ट स्टेज ऑफ जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी जिसको कहते हैं, उसके एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। तो उस लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोविज़न है इसका जुडिशल सर्विसेज का, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है थ्रू हाई कोर्ट। अब दोस्तों इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिर्फ आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए और आपका एज 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। आप इसके लिए एक फॉर्म भी आता है, समय समय पर जो है नोटिफिकेशन, हर हाई कोर्ट के साइट पर नोटिफिकेशन आती रहती है जब भी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें स्कोप अच्छा है और काफ़ी सारा वैकेंसी निकलती है। और इसमें ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। कुछ सर्टेन स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने स्टेट वाले को एक प्रेफरेंसेस देते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कुछ लोकल लॉज हैं और उनके लोकल लैंग्वेज की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप गुजरात में लेंगे तो उनके पास एक पेपर गुजराती होता है, उसी तरह से साउथ में भी उनका एक लोकल पेपर होता है। जो हिंदी बाहुल क्षेत्र है वहाँ हिंदी और अंग्रेजी पेपर होता है। तो ये चीज़ें होती है और ये इसके लिए जो है एग्ज़ाम 2 टियर में होता है, प्रिलिमिनरी होता है, मेंस होता है, तब जाके फाइनल इंटरव्यू होता है, तो आपका सिलेक्शन होता है। दूसरा है हायर जुडिशरी सर्विसेज। हायर जुडिशरी सर्विसेज दोस्तों तब शुरू होता है जब आप 7 साल के प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। जनरली किसी भी स्टेट में 7 साल से कम का यानी प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं है। और एज जो है इनका 35 to 50, कहीं कहीं पे 45, 42 भी होता है। और प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। हर हाई कोर्ट के साइड पे ही इनकी वैकेंसी आती है। वैकेंसी कम आती है, कभी 15, कभी 20, कभी किसी स्टेट में कभी 80 तक भी जाती है। काफ़ी कम वैकेंसी आती है। तीसरा दोस्तों जो कोर्ट में काम होता है वो एक है पारा जुडिशरी। अब ये पारा जुडिशरी एक नया वर्ड है। इसमें क्या करते हैं भाई? जुडिशरी तो हो गया, पारा जुडिशरी वो काम है जिसके थ्रू आप जजेस को असिस्ट करते हैं। थोड़ा नया है, बहुत पुराना नहीं है। तो लेकिन इसका स्कोप मोस्टली जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होता है।
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास कुछ लॉ इंटर्न्स कहें या आप कोर्ट इंटर्न्स कहते हैं, तो कुछ उनको कोर्ट इंटर्न्स दिए जाते हैं जो उनको फाइलें पढ़ने में, जजमेंट्स ढूंढने में असिस्ट करते हैं। इसकी भी वैकेंसी जनरली हाई कोर्ट के साइट पे आती है, लेकिन इसके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता और सिंपली आपका एक सिंपल इंटरव्यू होती तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और उसमें कुछ स्टाइपेंड भी अलग अलग जगह पे फिक्स है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जल्दी जो है ये सिस्टम मिलता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो हमारा जो दूसरा लेग था, समझ गए, जो था आपका जो है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट प्रेमाइस, जिसमें हमारा दो सिस्टम था, कॉर्पोरेट था। तो हम शुरू करते हैं कॉर्पोरेट के लिए। अब एक कॉर्पोरेट था और एक दूसरा था आपका गवर्नमेंट सर्विस। कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट बेसिकली प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज है, यूँ समझ लीजिए। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे जब लॉयर काम करते हैं, समझिए, तो उनको हम कॉर्पोरेट लॉयर्स कहते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं। अब उनके डेजिग्नेशन वहाँ पे कई जगह पे लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ मैनेजर होते हैं। कॉर्पोरेट एक बड़ा फील्ड है, हम इसकी डिटेल्स में आपको बताएंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। दोस्तों लास्ट लेग रह गया इसका गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए वैकेंसी टाइम पर आती रहती है। आप इसको अलग अलग साइटों पे देख सकते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जनरली गवर्नमेंट सर्विसेज है क्या? लॉ मिनिस्ट्री में लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी वैकेंसी आती रहती है। गवर्नमेंट ओन्ड जो फिनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जैसे आपको जितने भी स्टेट फिनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एसएफसी कहते हैं उनको, वहाँ पे काफ़ी वैकेंसी आती है। और एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी आती है। जनरली ये वैकेंसी जो है लॉ मैनेजर, चीफ लॉ मैनेजर, असिस्टेंट लॉ मैनेजर ऐसे करके आती है, इस नाम से आती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने हैं उस सब में ऑलमोस्ट वैकेंसी आती रहती है। और गवर्नमेंट बैंक में भी लॉ ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे भी वही सिस्टम है कि चीफ मैनेजर लॉ, एजीएम लॉ, इस तरह से वैकेंसी आती रहती है। और मोस्टली जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको टाइम ड्यूरेशन का रहता है कंडीशन कि आप इतने साल के प्रैक्टिशनर होने चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो सिस्टम था मेरा वो था एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। मैं जो ये बता रहा था आपको कि एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, एक्चुअली हमारा मेन फोकस इसी सब्जेक्ट पे है और हम आपको वर्क के अकॉर्डिंगली आपको एवरी बताएंगे कि आपको कौन से वर्क किस जगह पे करने को मिलेगा और उस वर्क को करने के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी और कौन से जो है एक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं और उसमें आपको क्या क्या सेक्शन पढ़ने चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ये सारा वर्क तो मोस्टली आपको प्राइवेट सेक्टर में होगा जहाँ पे कोई टाउन बाउंड नहीं रहता कि हाँ जी आप इतने सारे प्रैक्टिशनर हैं। मोस्टली में जो है आप एज ए फ्रेश इंटर्न्स जाते हैं, उनकी वैकेंसी आती है, उसमें लिखा होता है और आपको सारा कुछ आप पे कैलिबर पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड में क्या लॉज हैं वो आपको जानना जरूरी है। उसी के लिए मैंने ये बनाया है और इसमें जो हमने अभी लास्ट जो सेगमेंट में जितनी बातें बताई है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और इसको हम डिटेल में चलेंगे। जैसे अब इसमें दो सिस्टम है, देखिए इसके दो लेग्स बने हुए हैं, लिटिगेशन एंड नॉन लिटिगेशन। लिटिगेशन को हमने अभी कुछ हद तक डिफाइन किया है, आपको समझाया भी है और नॉन लिटिगेशन को भी बताया है उस हेड में, क्योंकि दोनों हेड एक दूसरे में ओवरलैपिंग है। अब देखते हैं लिटिगेशन जो आपका है, पहला है एडवोकेसी। एडवोकेसी को हम लोगों ने अभी तक अच्छे से आपको समझा दिया था लास्ट में ही कि एडवोकेसी क्या है, एडवोकेसी को कैसे कराते हैं। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि एडवोकेसी में लिटिगेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आप अभी तक आपको तो ये मतलब कि एडवोकेसी करनी है, हम किसी के बिहाफ पे केस लड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि केसेस होते क्या क्या हैं। लिटिगेशन में दो पार्टी के बीच का डिस्प्यूट होता है जिसमें किसी न किसी का राइट इन्फ्रिंग होता है और कोई ना कोई सही कोई ना कोई गलत होता है। वो दोनों अपना पक्ष रखते हैं और फिर जज के पास उसका प्रमाण रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा आप डिसाइड करते हैं कि आखिर
किसका कहना सही है, यही लिटिगेशन है। अब लिटिगेशन के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, हम उसको और चीज़ों का आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अब लिटिगेशन के प्रकार जैसे हैं, आपने सुना भी होगा सिविल लिटिगेशन। हमने थोड़ा सा उसको ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए अलग अलग हेड बना दिए हैं। सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन, अपीलेट लिटिगेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये जो है आपके पास ये 5 लिटिगेशन की हेड है। हम इसको अपने दूसरे किसी स्लाइड में बेहतर रूप में एलेबोरेट करेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि सिविल लिटिगेशन में कौन कौन से लॉज आते हैं और किस किस लॉज को आपको किस पर्पस के लिए पढ़ना होगा। क्रिमिनल में क्या आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स क्या है, वो सब बताएंगे हम किसी और स्लाइड में। अभी हम सबसे पहले जो फोकस करते हैं नॉन लिटिगेशन, जो कंप्लायंस सेक्टर है और जो सेक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफिनिट, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी सेक्टर में आपको मिलेगी। जब आप लॉ पास आउट होकर आए हैं, एडवोकेट बने हैं, तो यहाँ आना आपको मजबूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ही आपके सामने सबसे पहले आती है, जो काफ़ी ब्रॉड सेक्टर के रूप में आ रही है। और ये कंप्लायंस है, मोस्टली ये कंप्लायंस सेक्टर है। और कंप्लायंस सेक्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवोकेट होना है। कंप्लायंस सेक्टर के लिए सिर्फ आपको लॉयर होना है, आपके पास लॉ की डिग्री है, तो ही कंप्लायंस सेक्टर में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कंप्लायंस सेक्टर में एज एन एडवोकेट आना चाहते हैं, तो आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। आप उनके यहाँ जॉब नहीं कर सकते, जिसकी वैकेंसी कम ही आती है। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं कि जो है आपको कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो नॉन लिटिगेशन सेक्टर है, उसमें जो है आपके लिए जो एवेन्यूज़ है वो एज ए लॉयर है, वहाँ पे आपको एज एन एडवोकेट नहीं है। तो इस सेक्टर में आपको आने के लिए सबसे पहले करना होता है कि आपको अपना बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कराना होता है। आपको एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट में एक एप्लीकेशन देनी होती है। कब? जब आपको जॉब मिल जाए, तब ज्वाइनिंग से पहले कि भाई ऐसा है कि मैं तो अब इस कंपनी में लॉ ऑफिसर के नौकरी पे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी इसको सस्पेंड कर दिया, कंटिन्यूस जो मेरा प्रैक्टिस है उसको आप सस्पेंड कर दें टिल जब तक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करूँ। तो इसके बाद वो आपका सस्पेंड हो जाता है और आप प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि अभी नॉन लिटिगेशन में आपके पास है क्या क्या। देखिए, जो हमने हेड चेंज किया है आपके लिए, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बहुत वास्ट सेक्टर है, आज के समय में एकदम ग्रोइंग सेक्टर है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में है। दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप सब जानते हैं, इसमें 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। हर जगह पे आपकी वैकेंसी आती है और काफ़ी बड़े मात्रा में आती है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आती है। तीसरा आपने सुना होगा अभी तक शायद फिनटेक कंपनीज, इसके नाम कम लोग जानते हैं। फिनटेक कंपनीज क्या है? फिनटेक कंपनी वो कंपनीज है जो फाइनेंस कंपनी है और टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब ये फिनटेक कंपनीज एक्चुअल में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का मेन बिजनेस बैंकिंग है, फाइनेंस का मेन बिजनेस फाइनेंस है। फिनटेक कंपनीज का बिजनेस फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर है। मैं आपको बताऊंगा कि फिनटेक कंपनीज क्या होती है, जब हम स्लाइड पे हम इस पे आएंगे 1 बाय 1। तो आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, जहां पे टेक्नोलॉजी का है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करते हैं। दूसरा है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के लिए जो है दोस्तों, ये आईपीआर जो है ये हर जगह पे है एप्लीकेबल। आईपीआर, हम आपको आईपीआर का लिटिगेशन नहीं बता रहे हैं, हम इसका कंप्लायंस सेक्टर बता रहे हैं, जहां पे आईपीआर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप। वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताएंगे हम, उसके लिए चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पे अभी हम उसके लिटिगेशन हेड में उसको हम बताएंगे कि आईपीआर का लिटिगेशन क्या होता है। अब रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड डेवलपमेंट, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, और गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दिया है। तो दोस्तों ये इस सेक्टर्स हैं। मेरा आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे सेक्टर्स के लिए वो बताऊंगा कि जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इसमें कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, किस किस पर्पस के लिए हैं, उसके लिए कौन से एक्ट पढ़ने हैं, कौन से प्रोविजंस पढ़ने हैं आपको,
और उसका इम्प्लीकेशंस बताऊंगा, उसके रूल्स बताऊंगा। ये हर चीज़ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन अब मैं अगले वीडियोस में दूंगा। और अगले वीडियोस में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको डिटेल चीज़ें बताएंगे कि इनमें बैंकिंग एंड फाइनेंस के सर्विसेज के लिए आपको क्या क्या एक्ट्स पढ़ने होंगे, उसके लिए आपको कौन कौन से जो है आपको रूल्स पढ़ने हैं, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। दोस्तों, हमारा ये दूसरा वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को भी हमारा उसी तरह से जो है वेलकम करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो में किया था। और दोस्तों, हम फिर आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर्स में।